Good morning once again at the same online as well as offline providing portal PCC Pride Coaching Classes जौनपुर। इलेक्ट्रोस्टैट में तीन महत्वपूर्ण तगड़े टॉपिक इंक्लूडेड हैं, कूलाम्स लॉ, गॉस थ्योरम एंड थर्ड वन विद द कैपेसिटर कंडेंसर। तो ये आज का लेक्चर टर्मिनेटिंग लेक्चर है। पूरा इलेक्ट्रोस्टैट कवर हो गया है। अब हम लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से। आज एक दिन का थोड़ा सा समय और देना है इस पर, जिससे कुछ छूटे हुए जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में दिखते हैं वो भी सॉल्व हो जाए, बिल्कुल आपसे न छूटें। तो लीजिए एक दो हल्के सवाल से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, इनर रेडियस विद ए एंड आउटर रेडियस विद बी। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है, इसी को डिवाइड करके इनको बांटना है। क्यू चार्ज को डिवाइड करना है, थोड़ा सा चार्ज इनर स्फीयर पर, थोड़ा सा आउटर पर। इस तरह से बांटना है कि जिससे इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो, सेम। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जब इक्वल हो, इस तरह का बंटवारा आपने कर लिया, तो बताइए सेंटर पर, सेंटर तो दोनों के हैं, कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा? अच्छा सवाल। अकॉर्डिंग एज फिगर, if charge capital Q is distributed on two concentric spheres, two concentric spheres in such a way, इस तरह से बंटवारा हो रहा है, शर्त बता रहे हैं, in such a way so that their surface charge density be equal, then find out potential at common center। इनके कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल आपको पता लगाना है। पहले तो आप सपोज करेंगे चार्ज कैपिटल क्यू ही बट रहा है, इन दोनों पर कोई चार्ज अपना पहले से कुछ भी नहीं था। इस पर सपोज कर लीजिए बाहर वाले पर स्मॉल क्यू है, अंदर वाले पर तब कितना होगा? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल, बचा हुआ चार्ज होगा। ये जो भी आप सपोज करें। लेट चार्ज ऑन इनर, अंदर वाले पर मान लेना है, स्फीयर बी स्मॉल क्यू। देन बताइए अंदर वाले सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? स्मॉल क्यू बाई 4 पाई ए का स्क्वायर। बाहर वाले पे कितना बटेगा? मजबूरी में कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बटेगा, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? बाई 4 पाई बी स्क्वायर कर दीजिए, तब तो इक्वल होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से स्मॉल क्यू इंटू बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, कैपिटल क्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस स्मॉल क्यू इंटू ए स्क्वायर। आपको स्मॉल क्यू निकालना तो स्मॉल क्यू को एक तरफ लीजिए, स्मॉल क्यू एक तरफ उठा लाइए, इधर ले जाए और क्यू कॉमन भी ले ले, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर कैपिटल क्यू इंटू ए स्क्वायर, केवल स्मॉल क्यू क्या आ जाएगा? कैपिटल क्यू इंटू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ पाए? अंदर वाले पर कितना चार्ज देना चाहिए निकाल लिया हमने, कैपिटल क्यू इंटू अंदर वाले का स्क्वायर बाई दोनों के रेडियस का स्क्वायर, यही होगा। समझ पा रहे हैं?
इसी तरह बाहर वाले पर कितना चार्ज देना होगा? सिमिलरली चार्ज ऑन बिगर स्फीयर, बिगर स्फीयर, बड़े वाले पर चार्ज क्या होगा? इसको तो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू लिखा आपने, कितना होगा? बोलिए, कैपिटल क्यू इंटू बी स्क्वायर कर दें और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस, ऐसे हो, दोनों पर चार्ज बढ़ गया। नाउ कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? वीसी, कॉमन पोटेंशियल एट सेंटर, क्या लिख दें? 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू चार्ज, अंदर का चार्ज बाई रेडियस। सेंटर पे निकालना है तो ये सेंटर कहां पड़ रहा है? छोटे वाले के अंदर पड़ रहा है। अब बड़े वाले स्फीयर के लिए भी ये सेंटर अंदर ही पड़ रहा है। अंदर के लिए कौन सी? अपनी रेडियस। तो प्लस बड़े वाले पर चार्ज कितना है जी? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और बड़े वाले की रेडियस, तो वही स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू वैल्यू फीड कर दी। थोड़ा सवाल देखिए, अच्छा था। 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ स्मॉल क्यू की वैल्यू रखें और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू की वैल्यू रखें, तो होल सोल में से ऊपर क्यू, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर आना ही पड़ेगा। यहाँ क्या बचेगा? ए स्क्वायर बाई ए, यहाँ क्या बचेगा? बी स्क्वायर बाई बी। क्या बच गया? ये कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला देख रहे हैं कितना अच्छा मिल रहा है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और इंटू कैपिटल क्यू इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी। ये तो ए प्लस बी बचा, ए और बी कैंसिल हो तो बी, और डिनोमिनेटर में ये, कुछ और नहीं कैंसिल हो पाएगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन अच्छा था, मैंने सेंटर पर पोटेंशियल एस्टिमेट करना था, लेकिन शर्त क्या थी? कैपिटल क्यू को इस तरह से तोड़ करके बांटिए कि जिससे दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो। बहुत छोटा बैग लेके आ रहे हैं, आप ही क्या है? जैसे संसद भवन बजट लोग पेश करने जाते हैं बैग लेकर। चलिए, वन प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एन तक, इसका सम क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 बाई, लगातार संख्याओं का योग क्या होता है? जहां जैसे एक से लेकर 10 तक का सम क्या होगा? 1 to 10, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे डॉट डॉट 10 तक। तो क्या करेंगे? जहां तक लिख रहे हैं वो उसमें ज्यादा करके गुणा करेंगे, 10 गुणे 11 और फिर अधिया देंगे, 55 हो। 1 से लेकर 100 तक का योग, 1 से लेकर 100 तक का, 100 गुणे 1 से ज्यादा 101 और आधा, तो आ जाएगा 50-50, 50-50 ना। लगातार संख्याओं का सम याद करने की ये ट्रिक है। 1 से लेकर एन तक का तो वही स्टाइल, एन इंटू 1 ज्यादा बाई 2। चलिए दूसरा टूल्स, इसको एपी कहते हैं, एपी। दूसरा, लगातार जो संख्याएं हैं उनके स्क्वायर का सम करिए। स्क्वायर का सम 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर, इसका होता है एन इंटू 2n प्लस 1 होता है, 3 होता है जी। तीसरा क्यूब का योग 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 एन का क्यूब। सभी संख्याओं के क्यूब करके तब योग करिए ना। इसका होता है जो पहला वाला फार्मूला पाए उसी की स्क्वायर कर दी, यानी स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का
स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 4। समझ गए? नोट करिए। चौथा फार्मूला हमारी तरफ से, ये सब नंबर का खेला था। अब अक्षर वाले में आ जाइए। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से अंतिम वाला ऐसे सो ऑन, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देख रहे हैं? इस तरह का सम होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसलिए इसको छोड़ दीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरह से n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n टर्म्स तक। इसको क्या बोलते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे पहली संख्या में क्या जुड़ा है? डी। दूसरी संख्या पाने के लिए भी एक डी और जुड़ा है। तीसरी निकालना होगा तो a प्लस 3d, ऐसे चलते जाएंगे। पहली संख्या कितनी है? a। दूसरी संख्या a प्लस d, दूसरी संख्या लेकिन a प्लस d। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या लेकिन ये d जुड़ा है। पांचवी संख्या क्या होगी? a प्लस, सातवीं संख्या a प्लस 99। यानवी संख्या क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही nth टर्म हो जाता है एपी का। और सभी संख्याओं का सम क्या होता है? n/2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद है ना, इसको एपी कहते हैं। पांचवा, a प्लस ए आर इंटू ए आर का स्क्वायर। अब आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ए आर का क्यूब प्लस डॉट 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 ना, इसका सम होता है, क्या आता है? a इंटू आर पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ठीक है? इसको जीपी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखने पर आप पकड़ लीजिए कौन सा फार्मूला लगना है। लास्ट जो छठा वाला है सबसे कीमती है। ज्यादातर सवाल आपके पहले और छठे पर ही बनने वाले हैं। फार्मूला तो मिल जाता है, फार्मूला जब आप क्वेश्चन में एप्लीकेशन करते हैं तब फार्मूला आपका हो जाता है, नहीं तो रट्टी वाली चीजें भूल जाती हैं, फीलिंग नहीं आ पाती फार्मूला लगेगा कहाँ। चलिए छठा अंतिम, इस पर स्टार मार्क कर लेते हैं। a प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब प्लस डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये कितने टर्म तक लिखा गया है? n टर्म तक। ये कितने टर्म तक है? n टर्म तक। n माने 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 100 टर्म तक का योग। और हम कितने टर्म तक का योग अब की बार निकालने चाह रहे हैं? कितने टर्म का सम हम चाह रहे हैं? इनफाइनाइट। इसका बहुत हल्का फार्मूला होता है a/1 माइनस आर। a बाई सम को s से लिख दे रहे हैं, इनफाइनाइट टर्म के सम का फार्मूला a/1 माइनस आर है। लेकिन शर्त क्या है? ये फार्मूला तभी सही है जब r की वैल्यू 1 से कम। r की वैल्यू क्या हो? लेस देन यूनिटी। r को कॉमन रेशियो कहते हैं। r निकलता कैसे? इसी सीरीज से पूछ लिया। r कैसे आएगा? पहला टर्म कितना है? दूसरा टर्म कितना है? तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर। तो दूसरा टर्म ए आर है और पहला टर्म ए है, डिवाइड कर दीजिए, क्या आया? ये कौन सा टर्म है? चौथा टर्म में तीसरे से डिवीजन लीजिए। ए आर क्यूब में तीसरे से मान ए आर स्क्वायर से ए कैंसिल, आर स्क्वायर आर कैंसिल, फिर कितना आया? कहीं से निकाल लीजिए, तमाम जुगाड़ है। पांचवें टर्म में चौथे डिवीजन,
10वें टर्म में 9वें डिवीजन, माने जो टर्म लिखी उससे पीछे वाली डिवाइड कर दी, जो आएगा वही आ रहा है। ए क्या है? दरवाजा खुलते ही जिससे मुलाकात हो वही ए है। शुरुआत वाला जो टर्म था वो ए है, माने ए और आर का ही इंपॉर्टेंस है आंसर बताने में। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है पहला। आर क्या होता है? दूसरे में पहले से डिवीजन लीजिए, या चौथे में तीसरे से डिवीजन लीजिए। तो काहे आप बीच में जाएंगे? पहले ही डिवीजन ले लिया करें ना, दूसरे में से पहले डिवीजन। एक छोटा सवाल, मेढक वाला सवाल बताए थे कि नहीं आप लोगों से? कोई तालाब है, तालाब में, तालाब की रेडियस है 2 मीटर। कै मीटर है? और सेंटर पर एक तो मेढक बैठा है। मेढक हम तो बनाना जानते हैं, देख रहे हैं कितने जल्दी से इतना अच्छा मेढक बना दे रहे हैं। 2 टांग इसकी दिख रही है, बाकी 2 पीछे। सेंटर पर मेढक बैठा है। ये पहले दिन उछलता है तो आधा, मतलब 1 मीटर चलता है। कै मीटर? और दूसरे दिन उसका चौथाई और उसका आधा, फिर उसका आधा, ऐसे कूद रहा है। पहले दिन कितना कूदता है? 1 मीटर, और दूसरे दिन 50 सेंटीमीटर, तीसरे दिन 25 सेंटीमीटर, चौथे दिन 12.5, पांचवें दिन 6.25, ऐसे कूदता जाता है, आधा का आधा कूदता जाता है। तो बताइए ये मेढक कितने दिनों बाद किनारे पर आ जाएगा? 2 मीटर है, 2 मीटर रेडियस। आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा? नहीं, क्योंकि इस तरह के सीरीज का सम, हमने क्या कहा? पहले दिन कितना कूद रहा है? फर्स्ट डे पहले दिन में कितना कूदेगा ये? 1 मीटर। दूसरे दिन में कितना कूदेगा? सेकेंड डे में आधा मीटर, 1/। तीसरे दिन में कितना कूदेगा? इसका आधा, 1/4 मीटर, 1/। इसी तरह सोआन चलता जाएगा। अगले दिन में 1/, चौथे दिन में 1/8, पांचवें दिन में 1/16, 1/32, इस तरह से, माने 2 से नीचे डिवीजन लगता जा रहा है। तो बताइए कितने नंबर ऑफ डेज फॉर रीचिंग द फ्रॉग at the bank of pond। तालाब के किनारे पहुंचने में कितने दिन लग जाएंगे, या पहुंच पाएगा भी कि नहीं पहुंच पाएगा? शुरुआत में लग रहा है भाई कि 2 मीटर है, पहले ही दिन हमसे 1 मीटर कूदा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, सुस्ती है, एनर्जी नहीं है। अगले दिन कम कूद रहा, आधा मीटर, अगले दिन उसका आधा मीटर, है ना? इस तरह से उसकी शक्ति घटती चली जा रही है। तो बताइए कितने दिनों बाद ये किनारे पर पहुंच जाएगा? तो क्या जवाब होगा? ये पहुंच पाएगा कि नहीं? इसको दिखाइए आप। सपोज कर लीजिए इनफाइनाइट डेज, पहले ये निकालिए अपना वाला। अगर इनफाइनाइट डेज में पहुंचने पर 2 आ जाता है तब तो इनफाइनाइट डेज लगेंगे। ये देखिए इनफाइनाइट तक का सम क्या होगा? पहला दिन कितना कूदा? 1, अगले दिन 1/2, अगले दिन 1/4, अगले दिन 1/16, प्लस सो ऑन डैट इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक का सम क्या होगा? ए माने 1/1 माइनस आर। आर कितना है? सेकंड में फर्स्ट से डिवीजन लीजिए तो 1/2 में 1 से डिवीजन ले तो 1/2 ही आएगा। बोले सिंस ए माने फर्स्ट टर्म, शुरुआत में जो लिखा रहता है वो ए होता है। आर माने सेकंड बाई फर्स्ट, 1/2/1। समझ पा रहे? नहीं, एकदम सिस्टमेटिकली भी दे रहे हैं। ये क्या आया? ये हो गया A1, और ये नीचे कितना? 1/2। 1/2 को उलट दे तो बोलिए यानी कितने दिनों में 2 मीटर का तय करेगा ये? इनफाइनाइट दिन। इसका मतलब अनंत दिन लगेगी, और इसका लाइफ स्पान बहुत होगा तो 2-4 महीने होता होगा। मेढक का एक आध सीजन पर वही 5-6 महीने जीता होगा, है ना? तो इनफाइनाइट तक अगर रेडियस 3 मीटर हो जाता, बताइए कूद के पहुंच पाएगा? 3 मीटर अगर रेडियस हो जाए
कूद रहा है उसी हिसाब से, पहले दिन 1 मीटर, दूसरे दिन आधा मीटर, तीसरे दिन 1/4 मीटर, तब पहुंच पाएगा, तब तो और नहीं पहुंच पाएगा। इन्फिनिटी तक सम 2 मीटर आ रहा है, 3 मीटर हो जाए तब कहां पहुंच पाएगा। अगर 1.9 मीटर हो जाए तब हाँ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी 2 मीटर है, इन्फिनिटी टाइम कूदेगा तब जाके 2 मीटर पहुंचता है। 1.9 है तब पहुंच सकता है, समझ रहे हैं। तो कितने दिन में पहुंचे, तो उसके लिए सीरीज तब एन टाइम वाला सीरीज बनाकर तब उसको एन सॉल्व करेंगे। 4 मीटर रेडियस हो जाए तब बताइए पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाए। 5 मीटर हो जाता माने 2 मीटर भी नहीं पहुंच पाएगा। 2 मीटर ज्यादा की बातें मत करिए, 2 मीटर से कम रहेगा तो पहुंच जाएगा। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या, दैट इज इम्पॉसिबल टू रीच एट द बैंक। बैंक माने किनारा, किनारे पर पहुंचना मुमकिन नहीं। ये देखिए, ये 2 पैरेलल लाइन है, इनके बीच में कंडेंसर को ऐड कर रहे हैं। हर ब्रांच में कैपेसिटर का नंबर तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तेजी से क्या, बस 1 इंक्रीज कर रहा है, एक पहले 1, दूसरे ब्रांच में 2 कैपेसिटर, तीसरे ब्रांच में 3 कैपेसिटर, चौथे ब्रांच में कितने कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर। पांचवें में कितने, बोले इस तरीके से कितनी रोज हैं, कितनी रोज हैं, डॉट 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 डॉट, लास्ट वाले में कितने, 10 कैपेसिटर, माने कुल 10 पंक्तियां हैं। 10 पंक्तियों को 2 लाइनों के बीच में अटैच कर दिए। अब बताइए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट इसका या इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, सी इक्विवेलेंट पता करना है। बताइए पहले वाले कैपेसिटी कितनी है, सी, दूसरे वाले की 2C, 3C, 4C, 5C, और सब कैसे जुड़े हैं दोनों वायर के बीच में, अब पैरेलल जुड़े हैं तो C + 2C + 3C + ऐसे प्लस डॉट डॉट 10C, क्या हो गया 55C, 1 से लेकर 10 तक का सम है कि नहीं, ठीक। मेढक वाला सवाल हो गया भाई। उसका सलूशन यहां दिखा रहे हैं। C इक्विवेलेंट हो जाएगा C + 2C + 3C + 1 अप टू 10C। C कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 10, ये होगा। अब मान लीजिए आप फुर्सत में इसको डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 4 10 हो गया, 5 15 हो गया, इसे जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। लेकिन जुगाड़ भी तो है, उसको भी तो लगाना चाहिए। अगर 100 ऐसे ब्रांच होता तो 1 से लेकर 100 तक गिनती का सम करते आ जाता, गलत नहीं होगा। लेकिन समय ज्यादा खाएगा कि नहीं, समय तो आपको बचाना है। क्या ठीक है, जहां तक आप पहुंच रहे हैं वो नंबर ले लीजिए और उससे बढ़ा दीजिए 11 और फिर अधिया दीजिए, यही तो करेंगे।
तो 2 से कैंसिल करें कितना आ जाएगा 5 और 11 5 55 55 सी आया। समझ में आ रहा है नहीं? 1 से 20 तक का सम कितने लोग बताएंगे? पहले हाथ ऊंचा करें। 1 से लेकर 20 तक का सम, चलिए बताइए। एक से 20 तक, ठीक। अब 20 गुणे 21 और बाई 2 और 2 से काटेंगे तो कट जाएगा कितना 10 हो गया। अब 21 गुणा कर 210। समझ में आ रहा है कि नहीं? चाहे जहां तक कोई पूछा जाए फर्स्ट। अब 2 से 1 तो कटा ही जाएगा। जैसे हम कहें 1 से लेकर के 15 तक का सम बताइए। मान लीजिए 15 नहीं कटेगा लेकिन 16 कटेगा नहीं। 15 गुणे 16 फिर बटे 2, 2 अठे अब 15 अठे 120। 1 से लेकर 15 तक का सम कितना होगा 120 होगा। फटाफट ऐसे आंसर आ जाता है। एक तो कट ही जाएगा 2 से। एक दूसरा सवाल, सी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ऊपर बना दे रहे हैं। दूसरे ब्रांच में सी और सी, कितने कंडेंसर जुड़े हैं? तीसरे ब्रांच में सी 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 और सी। तीसरे ब्रांच में कितने कंडेंसर जुड़े हैं? देख लीजिए कैट जुड़ा है। अब अंदाजा लगा लीजिए, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और इसमें 8। लिख दे रहा है, बनाने में थोड़ा दिक्कत हो। अगले वाले में बोले 16 कैपेसिटर और सो ऑन। इस तरह से कितने ब्रांचेज हैं इसमें? इनफाइनाइट। डॉट डॉट ऐसे करके इनफाइनाइट कर दीजिए। बना लीजिए फिर से। 8 कैपेसिटर है, फिर अगले वाले में 16 कैपेसिटर है। इस तरह से डॉट 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 इनफाइनाइट, डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कंडेंसर भी ऐसे बढ़ते चले जाएंगे कि नहीं? अब आपको इन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच में जो 2 पॉइंट मार्क किए गए ए और बी, उनके बीच नेट कैपेसिटी पता करनी है। क्या आएगा आंसर जल्दी बताइए। कितना? 2C। कितना आएगा? कैसे? इसकी कैपेसिटी कितनी है C और इसकी कैपेसिटी क्या होगी C/2। इसकी कैपेसिटी C/8, C/16 ऐसे होगा। और सभी कैसे अटैच है? पैरेलल में। तो C + C/2 + C/4 ऐसे करते जाइए। जीपी बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसका क्या फार्मूला होता है इंफिनिटी तक का? A/1 - R होता है। नोट करिए फटाफट। कंडेंसर को हम लोग खूब मन से सीख रहे हैं। चलिए, C इक्विवेलेंट होगा C + C/2 + C/4 + C/8 सो ऑन इनफाइनाइट टर्म है। ये C कॉमन लीजिए, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 और इसका समय भी निकाला गया 2 आता है। ये नहीं याद है तो कोई बात नहीं। A/1 - R। R कितना है? 1/2 में 1 से डिवाइड करें तो 1/2 है ना। सिंस A कितना है और R कितना है और सूत्र क्या होता है? A/1 - R। ये आपके लिए पूरा सॉल्व करेंगे तो C 1/नीचे 1/2 ही आएगा और पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2C।
इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हायर होता है? जहां शार्प एज हो, जहां ब्लंट एज हो। नुकीले पोर्शन के पास कि जो फ्लैट पोर्शन होता है वहां नुकीले। क्यों? कोई फार्मूला है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का? कैसे पता कि शार्प एज पे ज्यादा होता है? जैसे ये शार्प एज है, पेंसिल की तरह बना दे रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा इस पॉइंट 1 पर, देख रहे हैं? यहां पॉइंट 2 पर कम होगा, ये जो फ्लैट पोर्शन है। क्यों? इस तरह से जैसे एक के शेप में अंडाकार ऐसे कोई फिगर बना दें, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हायर, देख रहे हैं? फिर उसके बाद 2 नंबर पर हायर, फिर 3 नंबर पर सबसे कम, ये ज्यादा फ्लैट है, देख रहे हैं? नहीं, सबसे हायर शार्प एज पर, फिर उससे ज्यादा आया, फिर उसके बाद इसका नंबर सबसे कम यहां। क्या फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको और लिखना चाहे तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, जिसका एरिया कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ना। इसी तरह जो पालतू जो जानवर होते हैं, जो सर्कस वाले ट्रेनिंग देते हैं, शेर भी जिलाते हैं वो लोग, जो लायन होते हैं, चीता होते हैं, है ना, इन सबको ट्रेनिंग दिया जाता है सर्कस में ले जाने के लिए, शो करने के लिए। जो खूंखार जानवर है उनको ट्रेनिंग पहले दिया जाता है, पहले सिखाया जाता है, अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, एक लंबी से एक मेटालिक स्टिक लेते हैं, छड़ी होती है, और जैसे वेल्डिंग करने वाले लोग होल्डर लगा होता है, वेल्डिंग करते समय होल्डर लगा होता है ना, नॉन कंडक्टिव मटेरियल का, प्लास्टिक का, एबोनाइट का होल्डर लगा होता है, उसी से छड़ी पकड़े रहते हैं, और सामने एक इनविजिबल पतला सा स्टील का वायर रहता है, पतला सा नाइक्रोम का स्टील का पतला सा वायर उसी छड़ी में से निकला रहता है, और ऐसे हिलता डुलता रहता है, और उसका कनेक्शन 440 वोल्ट से किया रहता है ना। जैसे शेर तेजी से पंजा ऐसे अपना जो जा है, जबड़ा ऐसे खोलता है, पंजे को ऐसे थ्रो करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे धीरे से टच कर देते हैं। धीरे से टच करते हैं तो उसको पूरा इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है 440 वोल्ट का, और उसको पता नहीं लगता हमको छुआ क्या है। एक हल्का सा वायर वाइब्रेट करता है, पतला सा वायर है, दिख नहीं रहा है, ऐसे धीरे छू दे, स्टिक भी नहीं लगती उसको, चोट भी नहीं लगता, मैकेनिकल जर्क नहीं, केवल वायर धीरे टच कर देता है, पूरी शरीर उसकी झंझना जाती तो बैठ जाता है। जैसे कहते हैं खिसको, हल्का से इधर किए तो खिसकना शुरू किए, वैसे खड़ा करने के लिए कह दिए तो खड़ा हो गया, माने पूरी तरह से एकदम ओबीडियंट हो जाता है, एकदम आज्ञाकारी हो जाता है। उसके मन में एक फोबिया आ जाती है, भय हो जाता है, हम तो ठहरे खाली शेर और ये सामने वाला सवा शेर हमारा वार इसको छूने पर, इसके ऊपर जब आघात करेंगे पूरे फोर्सफुली तब होगा, ये तो बिना छुए ही कर दे रहा है पूरा काम, ये बहुत ताकतवर है, जो कहेगा इसकी सारी बातें मंजूर है ना। इस तरह से उसको लर्निंग कराया जाता है। एक पालवल थे और एक थार्नडाइक थे, बायोम हो सकता है आप सीखे हों। इनका जीव जंतुओं पर तमाम एक्सपेरिमेंट था कि कैसे लोग सीखते हैं, कैसे लर्निंग का प्रोसेस है। तो सीखने की टेंडेंसी सबके अंदर होती है। जो पालवल थे वो कुत्ते को लेकर के वो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, और थार्नडाइक कबूतर को लेकर के, हाँ चूहे पर। तो जैसे कुत्ते को पर डे खाना देते थे, पर डे ऐसे रोटी फेंक दिया करते थे भोजन करते समय, अब कुत्ता एक सेट टाइम पर आ जाता था, 8 बजे शाम को भोजन कर रहे हैं, 8 बजे पहुंच जाता था, बैठ जाता था, इंतजार करता था, और उनकी आदत थी कि भोजन देने से पहले एक बार घंटी रखे रहते थे, घंटी ऐसी धीरे बजा देते थे, घंटी बजा देते थे तो कुत्ता रीड कर लिया उस बात, घंटी बजी है अब रोटी आ रहा होगा। पर डे ऐसा किया करते थे। और एक दिन ठीक 8 बजे पहुंचा कुत्ता, बैठ गया और घंटी को बजा दी, लेकिन रोटी नहीं दी। तो उसकी डिमांड, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अरे पानी पूरी बहुत बढ़िया, अरे मन करा खा लें क्या, एकदम मुंह से पानी जैसे आने लगता है, वही उसके साथ होने लगता है। तो मुंह से उसके जो सलाइवा होता है, जो लार होता है, गिरना शुरू हो जाता है। वो रीड कर लेता कि इस टाइम पर इस एक्शन के बाद हमको ये मिलना है, उसको रीड कर लेता है, ब्रेन में वो चीजें सीख लेता है हमेशा के लिए। सबके अंदर सीखने की टेंडेंसी होती है। जो जीव जंतु होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये भी काउंटिंग समझती हैं, गिनती जानती हैं ये लोग, काउंटिंग।
एक सभागार था, ऑडिटोरियम, उसमें अंग्रेजों के जमाने की बात है, बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम था, उसमें सभी अंग्रेज लोग पूरे असेंबली की पूरी टीम वहां पर इकट्ठा होती थी। एक फिक्स डेट होता था, उस पर लोग आपस में चर्चा करते थे। उसमें इंडियन पीपल बिल्कुल शामिल नहीं होते थे, या वही लोग शामिल होते थे जो फ्लैटर टाइप के थे, चापलूस टाइप की, जो जी हजूरी करते थे अंग्रेजों की, वही आगे पीछे पहुंचते थे, बाकी केवल अंग्रेजों की मीटिंग चलती थी। तो वहां पर उन्होंने देखा, जब सभागार में कम लोग रहते थे, 2-4 लोग 5 लोग रहते थे, तो वहां पर कबूतर होते थे, आकर के तमाम गंदगी फैला देते थे, लकड़ियां गिरा देते थे, बीट कर देते थे, पूरा एकदम माहौल एकदम गंदा कर देते थे, बैठने लायक ठीक ठाक अरेंजमेंट नहीं रह जाता था। और जिस दिन सभागार पूरा भरा रहता था, उस दिन सब कबूतर बैठे तो रहते थे जगह जगह, लेकिन किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, है ना, या तो धीरे से निकल लेते थे, उड़ जाते थे। मैंने उनको भी काउंटिंग पता होती थी, कम आदमी है, कुछ कर नहीं पाएंगे, ज्यादा भीड़ भाड़ देखते थे तो अपने डर जाते थे। काउंटिंग उनको भी आती है उनकी इन सेंस होता, लेकिन अब वो एक्सप्रेस कैसे करें, हो सकता है आपस में एक्सप्रेस करते हूं चलिए, इन डालिए, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन, ये सबसे टॉप लेवल की सुपीरियर स्टडी, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं फॉर्म होता है। पहला, इन सीरीज, हम 2 के लिए दिखाएंगे, बाकी आप एप्लीकेशन में कई के लिए कर जाएंगे। ये कंडेंसर है C1, इसकी कैपेसिटी C2, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया। यहां पर सबसे खास बात, सीरीज में क्या बढ़ता है, पोटेंशियल की चार्ज, पोटेंशियल बढ़ता है, चार्ज सभी कंडेंसर पर सेम रहेगा। क्यू चार्ज ये निकाला, क्यू इस पर भी रहेगा, क्यू इस पर रहेगा। इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, हमने सपोज कर लिया V1, पहले कंडेंसर प्लेटों के बीच में, दूसरे कंडेंसर प्लेटों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, V2। तो यहां पर सीधी सी बात, अगर दोनों को ऐड कर लिया जाए, V1 और V2 को, क्या मिल जाएगा, पूरा पूरा जितने वोल्ट की बैटरी है। समझ पाए, बोले। और एक खास बात, क्या सेम रहता है, Q इक्वल टू क्या लिख दें, पहले के लिए CV C1 V1, और दूसरे के लिए लिखना होता C2 V2। एक Q तो लिखने का एक तरीका है, यहां से अगर V1 बाई V2 चाहते हैं, V1 बाई क्या आ जाएगा यहां से, C2 बाई, याद रखिए 2 इक्वेशन बन रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। हम कोई फाइनल जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये हो गया इसका आंसर, हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, भाई देखिए यही रास्ता है, आगे चले जाइए, 56 किलोमीटर बाद वाराणसी में आ जाएगा, है ना, हम रास्ता दिखा रहे हैं। 2 इक्वेशन बनने वाले हैं, दोनों पोटेंशियल का सम करेंगे तो बैटरी का पोटेंशियल, और दोनों पोटेंशियल का डिवीजन लेंगे तो कैपेसिटी के इनवर्स रेशियो में, उल्टा V1 बाई V2 चाहते हैं C2 बाई C1 होगा, ऐसे दोनों सॉल्व कर लीजिए। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में अच्छा सवाल किस पर बनेगा, V1 और V2 एस्टिमेट करने पर। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है कंडेंसर का, अच्छा सवाल पोटेंशियल डिफरेंस पर बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा। बाकी लोकल सवाल चार्ज पूछ ले, लोकल सवाल में नेट कैपेसिटी पूछ ले, वो सब तो बीच बात की बातें हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन है, अच्छा वाला सवाल क्या बनेगा, क्या निकालना रहेगा, चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा सवाल। बाकी लोकल सवाल उसी में कोई दे रहा है तो उसको ऐतराज मत करिएगा, उसको बता दीजिएगा। दूसरा, इन पैरेलल, पैरेलल में क्या सीन होगा, इसको जरा समझिए। ये C1 है, ये C2,
V वोल्ट की बैटरी से अटैच किया गया है। पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, क्या बचता है, चार्ज। तो Q चार्ज चला, यहां पर दो रास्ते मिल गए, कुछ चार्ज इस पर गया अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, कुछ ये चार्ज स्टोर करा लिया Q2, Q1 और देख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। तो यहां पर क्या इक्वेशन बनेगा, दोनों चार्ज को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, पहला इक्वेशन। और खास बात क्या नहीं बचता है, तो V का फार्मूला क्या होता है, V होता है Q बाई C, तो पहले के लिए Q1 है बाई C1 इक्वल टू, वहां भी वही रहेगा Q2 बाई C2। इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, एक साथ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 बाई Q2, ऊपर ऊपर का रेशियो इक्वल टू नीचे नीचे का रेशियो होगा। याद रखिए कितनी आसान सी टेक्निक मिली, सीरीज कॉम्बिनेशन है, दो इक्वेशन कौन कौन से बनाने हैं, V1 प्लस V2 इक्वल टू V और V1 बाई V2 इक्वल टू C2 बाई C। पोटेंशियल का रेशियो वोल्टेज का रेशियो होगा कैपेसिटर के उल्टे रेशियो में। पैरेलल में क्या बचता है, चार्ज, तो चार्ज को ऐड करिए नेट चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, और Q इक्वल टू मन में C भी सोचते हैं, तो जो चार्ज का रेशियो होगा वही C वाला का रेशियो, Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1 बाई C। अब इन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, समझ गए। पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह कॉम्बिनेशन पूछेगा, सीरीज, और चार्ज किस में पूछेगा, ये अच्छा सवाल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है, और पर्टिकुलर कंडेंसर पर कितना चार्ज स्टोर होगा ये पैरेलल पूछा जाता है। इन्हीं दोनों पर सवाल आपको लगाने हैं, कभी कभार मिक्स कर देता है। तो कल इस पर एक क्वेश्चन होगा, एक या दो क्वेश्चन, बाकी आपको छूट दे दिया जाएगा, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट समाप्त है। आज से ही आप इस पर सवाल लगा करके इस टॉपिक को टर्मिनेट कर दीजिए। बाकी कल से थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का लेक्चर इस पर होगा, फिर हम लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। संडे को केवल नीट वालों का और 11th फाउंडेशन बैच का टेस्ट होगा, पीएचडी वालों का टेस्ट नहीं है। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।